अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो आप लोग का एक इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा टॉपिक था किडनी, वो बाकी था। मैंने वो इसलिए लेफ़्ट करवाया था कि वो टॉपिक ऐसा था कि वो एक साथ ही कवर अप करवाने का था। इसके बाद आपके जो चैप्टर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो फिर मैं आपको सेकेंड ईयर के साथ ही ऐसे तरीके से इन डिटेल पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग को आगे भी मसला ना हो और इस क्लास में भी इशू ना हो। देखो, यूरिनरी सिस्टम मैन का क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम जो मैन का होता है ना, वो कंसिस्ट होता है किस पे, अ पेयर ऑफ किडनी। पेयर से मुराद ये कि कोई दो चीज़ें आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो बॉल्स मौजूद है तो मैं बोलूँगी अ पेयर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अगर आपके पास दो चम्मच मौजूद है तो मैं बोलूँगी अ पेयर ऑफ स्पून। अगर आपके पास चार चम्मच मौजूद है तो मैं बोलूँगी टू पेयर्स ऑफ स्पून। समझ आ रही है बात के पेयर से क्या मुराद है मेरी। तो आपके पास अ पेयर ऑफ किडनी है, इसका मतलब आपके पास दो किडनी मौजूद है। आपके पास अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यानी दो यूरेटर्स मौजूद है। एक यूरेनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है। व्हाट किडनी पता है सबको, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बाकी जो है वो क्या है, यूरिटर वगैरह क्या है। यहाँ पर देखो, ये आपकी किडनी है, ठीक है। किडनी से एक ये पाइप आ रहेगा, ये पाइप नज़र आ रहा है जिसको उन्होंने राइट यूरिटर कहा हुआ, ये वाला, ठीक है। ये पाइप जा रहा है एक किस्म के ऐसे मसल में जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक और छोटा सा पाइप होगा जिसको कहते हैं यूरिथ्रा। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आई, ये है डायग्राम सेकेंड ईयर वालों की, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे से बना होता है इसलिए आप लोग को भी दिखा दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए अपनी डायग्राम की तरफ। इसके अंदर देखें, ये राइट किडनी है, फिर ये यूरिटर है, फिर ये आपका ब्लैडर है और फिर ये यूरिथ्रा है। अच्छा, यूरिन आपका जो ब्लैडर है ना, उसके अंदर जो येलो कलर का, ये आपका यूरिन मौजूद है, ठीक है। तो ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर एक इस किस्म का मौजूद है जिसको यूट्रस कहते हैं। ये भी एक मसल है रेड कलर का जो नज़र आ रहा है आपको, डार्क रेड कलर का। अच्छा, यूट्रस जो है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में इन डिटेल, सही है। अच्छा, उसके बाद रीनल पेल्विस, रीनल ट्यूब्यूल्स, और ये सब मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ आगे, जब तक आपको ये बात समझ आई कि किडनी, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा क्या है, ठीक है। अच्छा, किडनी कैसी होती है? किडनी होती है कि रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है। बीन की तरह, यानी लोबिया वगैरह खाया आपने, लोबिया उसकी तरह की शेप की होती हैगी। और कहाँ पे मौजूद होती है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल साइड पर। देखो बेटे, होता ये है कि आपके ना बॉडी के दो साइड होते हैं, एक थोरेसिक कैविटी होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइए, तो ये जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, आप देखें इसके अंदर यहाँ तक जो आपकी बॉडी है ना, ये थोरेसिक है, सीना है। उसके बाद जो यहाँ पे बॉडी मौजूद होगी ना, इसको हम कहेंगे एब्डोमिनल। थोरेसिक में आपका सीना आ जाता है, ठीक है। थोरेसिक के अंदर लंग्स आ जाते हैं, थोरेसिक के अंदर पैनक्रियाज वगैरह आ जाते हैं। फिर जब हम बात करें क्या कहते हैं उसकी, अपना एब्डोमिनल कैविटी की, तो एब्डोमिनल कैविटी में आपके पास किडनी वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आया कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी क्या है। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को ना एक किस्म का मसल अलग करता है। याद है मैंने बताया था, क्या कहते हैं उस मसल को, कौन बताएगा? एग्जैक्टली, उसको डायफ्राग्राम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी और ये कैसे साइड पे मौजूद होता है? डॉर्सल साइड पे मौजूद होता है। अब यहाँ पे आ जाओ सर, डॉर्सल, वेंटर, ये सब क्लियर कर दूँ। एक साइड होता है ये जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, पीछे का, ठीक है। एक साइड जो आपकी कमर है ना, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? डॉर्सल साइड है। अच्छा, हम लोगों के लिए ना, ह्यूमंस के लिए डॉर्सल वर्ड यूज़ नहीं होता, हम लोगों के लिए यूज़ होता है पोस्टीरियर। क्या वर्ड होता है? पोस्टीरियर, ठीक है। फिर हमारा जो आगे की कैविटी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीरियर, सही है। हमारे लिए डॉर्सल वेंट्रल यूज़ नहीं होता। बेसिकली डॉर्सल वेंट्रल ये जो वर्ड है ना, ये यूज़ होता है जानवरों के लिए। 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं ना, देखो अगर आप 4 लेग्ड एनिमल्स और 2 लेग्ड एनिमल्स, यानी कि हमारी बात करें 2 लेग पे जो चलते हैं हम और 4 लेग पे मौजूद करें, तो दोनों को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कैसे? देखो, होता क्या है कि अगर एक 4 टांगों पे चलने वाला जानवर है तो हम उसका टॉप देखेंगे, ठीक है, हम उसका बॉटम देखेंगे, हम उसका फ्रंट देखेंगे, हम उसका बैक देखेंगे। हमारा जो फ्रंट है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर, और हमारा जो बैक है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। हमारी कमर देखो, हम लोग भी जानवरों की तरह चलेंगे ना, तो हमारे भी इस तरह से, फिर हमारे लिए पोस्टीरियर, एंटीरियर, उस टाइम हमारे लिए हमारा जो अभी हमारे पास हमारा पोस्टीरियर और डॉर्सल एक ही साइड है, ठीक है। आप देखें तो अगर मैं इस डॉग को आपके साथ ऐसे खड़ा कर दूं कि, पहले मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने दो अजीब सा, ये डॉग का फेस है, कुछ ऐसा ही समझ लो भाई। ये इसकी कमर है, सही है, और ये इसकी टेल है, अजीब सा डॉग है भाई, अब हंसना नहीं,
समझाने के लिए बता रही हूँ, खैर हंसी मुझे खुद आ रही है। ठीक है, ये है आपके पास डॉग है और ये डॉग के 2 हाथ, ठीक है, और बाकी डॉग की बॉडी आ गई। वेरी गुड, क्या पढ़ा है मैंने। खैर हंसना नहीं। देखो अब अगर बात करूँ मैं, देखो ये जो आपकी कमर है, ठीक है, तो ये रही डॉग की कमर, ठीक है, फिर आपका ये पाँव का हिस्सा है, ये रहा डॉग का पाँव का हिस्सा। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इस पूरे हिस्से को कह रहे हैं पोस्टीरियर। ये बात समझ आई? अच्छा जी, फिर हम आपका जो आगे का हिस्सा है, ये सीने का हिस्सा, ठीक है, और आपके फुट का आगे का हिस्सा, ऐसे ही डॉग के आगे का हिस्सा और इसके फुट का हिस्सा। अगर हम इसके इस हिस्से की बात करें तो ये क्या है, एंटीरियर, और ये क्या है, पोस्टीरियर। अगर डॉग हमारी तरह चलता तो इसके लिए भी एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्ड यूज़ होता, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा कि हमारे जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, देखो ऐसे समझो, पोस्टीरियर में हमारी कमर आ जाती है और हमारा फुट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से डॉग में भी तो कमर और फुट आएगी ना डॉग की, तो डॉग की जो कमर होगी ना उसको कहते हैं डॉर्सल, ठीक है, और डॉग की जो लेग्स वगैरह है ना, जो नीचे के साइड पर है, उसको कहेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। जैसे हमारा तो पोस्टीरियर और डॉर्सल दोनों साइड एक ही तरफ है, इन लोगों का चेंज है, इनका डॉर्सल यहाँ है और पोस्टीरियर ऐसे, ठीक है। इन लोगों का इंटीरियर यहाँ है और उसके बाद इनका वेंट्रल ऐसे, समझ आ रहा है? ये इनका डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। जबकि जो हमारा है ना, हमारा क्या है, जो हमारा जो पोस्टीरियर है ना वही हमारा डॉर्सल है, जो इंटीरियर है वही हमारा वेंट्रल है। ये बात समझ आई? तो हमारी किडनी कौन सी साइड पर मौजूद होती है? एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है, पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होती है, ठीक है। जैसे आप सेकेंड ईयर में आएंगे ना तो वहाँ पे डॉर्सल की जगह पोस्टीरियर वर्ड लिखा हुआ होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये डॉग्स वगैरह की डायग्राम देख के उनके जहन में डॉग्स के ये चीज़ मौजूद होती है कि भाई इनमें इंटीरियर पोस्टीरियर ये, तो उन लोग को ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आती। और ये जो हमारे पास देखो, जो हमारा दिमाग वाला साइड होगा यानी ब्रेन वाला साइड, उसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे। जो हमारा पाँव वाला साइड है सॉरी, हम उसको इन्फीरियर कहेंगे, सही है। ये पोस्टीरियर, एंटीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, ये 4 चीज़ें अभी बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम किडनी को देखें तो हमारा जो पोस्टीरियर साइड है ना, पोस्टीरियर पीछे से अगर हम देखें तो हमारी किडनी हमें ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम अपनी कमर से काट कर देखते तो हमें किडनी ऐसी नज़र आएगी। अगर हम इंटीरियर साइड से देखते ना, आगे से सीने वाली साइड से काटते तो हमें किडनी ऐसी नज़र आएगी। तो हम लोग बेसिकली किडनी को जब भी देखते हैं ना तो हम पोस्टीरियर साइड से देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पोस्टीरियर वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आ जाइए अपनी डायग्राम की तरफ दोबारा से। तो मैंने आपको बताया कि डॉर्सल साइड पे मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, एब्डोमिनल कैविटी पे, और दोनों वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर। वर्टिबल कॉलम वाली डायग्राम है कोई इसमें? हाँ है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपकी वर्टिबल कॉलम जो बहुत लाइट सी नज़र आ रही है। तो देखो वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर मौजूद है। मैं एक डायग्राम उससे निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ नेट से, 1 सेकेंड रुकिएगा। ये आपके वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर मौजूद है किडनी, नज़र आ रही है दोनों साइड पर। फिर यूरेटर नज़र आ रहे हैं, ब्लैडर नज़र आ रहे हैं, सही है। दोनों साइड्स पर वर्टिबल कॉलम की किडनी कैसे मौजूद है? अच्छा, किडनी जो है ना ये आपकी वेस्ट लाइन से ऊपर मौजूद होती है। आप अभी बहुत छोटे हैं ना तो इसलिए आप लोग को इतनी डिटेल में बताया जा रहा है। देखो वेस्ट लाइन क्या होती है, वो लाइन जहाँ पे आप लोग पैंट पहनते हैं, ठीक है, तो वो लाइन होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ना आपकी किडनीज मौजूद होती हैं। अब ज़रा थोड़ा सा अपनी बॉडी पर एब्डोमिनल कैविटी में वेस्ट लाइन से ऊपर दोनों साइड्स पर हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं आप लोग कि आपकी किडनीज कहाँ मौजूद होंगी। समझ आ रही बात? डायग्राम में क्या मसला होता है, डायग्राम वालों में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्टमक की तरफ आ रही है किडनी। वो जैसे एक मेरे स्टूडेंट था, कभी उसने मुझसे पूछा था कि मिस ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे स्टमक से जो है फूड जो है वो डायरेक्ट ही किडनी में चला जाए। तो मैंने कहा यार ऐसी बातें नहीं करो। फिर मैंने उसको बताया कि देखो ऐसी जगह पे मौजूद होती है, वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, हर किडनी जो होती है ना, ईच किडनी हैज़ एन एरिया इन द सेंटर ऑफ कॉनकेव सरफेस विच फेसेस द वर्टिबल कॉलम।
देखो किडनी जो होती है ना, उसका एक ऐसा कॉनकेव किस्म का सरफेस होता है। कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव ऐसा होता है, ठीक है, याद है, पढ़ा है ना कॉनकेव ऐसा। तो हर किडनी का जो कॉनकेव वो होता है ना हिस्सा, वो वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पे आ जाए, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। ये जो ऐसे आ रही ना, ये वाली ये लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए L1 T1 T12 L1 L2 L3 नज़र आ रहा है। ये नाम होते हैं वर्टिब्री के, लंबर वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। ये भी आप लोगों को समझ आ जाएंगे मेरा ख्याल है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बोन्स वाले में। हाँ सही है। तो आप ये देखो कि ये जो आपकी वर्टिब्री आ रही है ना, तो एक आपका ऐसा साइड भी है किडनी का, ये कॉनकेव साइड, जो इसको फेस कर रहा है। समझ आई बुक की बात क्या कह रहे हैं? ये बात थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है और मैं इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जब बुक रीडिंग करो तो एक एक बात समझ आए। सही है। कल को जाके जब आप लोग खुद टीचर्स बने और कोई बच्चा आपसे पूछे तो आप ये ना बोलो कि भाई मेरे टीचर्स ने हमें ये बात नहीं पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट नहीं होती, छोड़ दो, जो मेरे साथ होता था। खैर, किडनी जो होती है ना, तो मैंने आपको बताया हर किडनी का एक ऐसा एरिया होता है, सेंटर होता है कॉनकेव सरफेस, जो वर्टिबल कॉलम को फेस करता है। इस सरफेस को हम कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। ये रहा ये सरफेस, ये देखो, समझो ये आप जो है ना, आप वर्टिबल कॉलम है और ये किडनी आपकी तरफ है, ठीक है। तो आप ये देखें इसका ये वाला सरफेस, ये हाइलस एक ऐसा सरफेस होता हैगा जहाँ पर आपकी एक ऐसी क्या कहते हैं, वेन जो ब्लड लेकर आती है और एक ऐसी वेन जो ब्लड लेकर जाती है और यूरिटर, ठीक है, तीनों मिल रहे होते हैं। मतलब यहाँ देखो, तो ये है आपके इसमें हाइलस, इसमें नजर आएगा। ये एक है रीनल आर्टरी रेड कलर की, एक है रीनल वेन, एक ये है यूरेटर। ये तीनों जिस पॉइंट पे आ रहे हैं ना एक साथ, तो ये कहला रहा है हाइलस। ये कहला रहा है हाइलस। ये वाला पॉइंट क्या है? हाइलस है। समझ आ रहा है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऊपर से आने वाली रीनल आर्टरी और फिर नीचे से आने वाली रीनल वेन और इनके दरमियान में मौजूद रीनल यूरिटर, यानी तीनों एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएगा। मतलब ये नहीं बिल्कुल एकदम मिक्स हो गए, ऐसे नहीं। नेट पर भी निकाल के आपको दिखाती हूँ हाइलस ऑफ किडनी। ये पहले मेरे जहन में आइडिया नहीं आया था, फिर मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडिया आ गया कि आप लोगों को पता चले कि कहाँ पे है हाइलस। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक रेड आ रही है, देखो मेरा पेन चला गया ना, ये मसला होता है। यहाँ देखें, ये एक वेन आ रही है रेड, एक ये ब्लू आ रही हैगी और ये एक यूरिटर का पाइप जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये कहलाता है हाइलस। समझ आया? अब ये मैं समझ लेना, ये सारे आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे, अलग अलग ही, लेकिन ये तीनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक बच्चा है जो नाज़माबाद से आता है, ठीक है, रेड कलर की जिसके पास वेन है ना, वो बच्चा नाज़माबाद से आता है। जिसके पास ब्लू कलर की वेन है वो मलीर से आ रहा है। और जिसके पास यूरिटर है वो कहाँ से आ रहा है? वो फॉर एग्जांपल आ रहा है और कौन सी जगह होती है, कायदाबाद समझ लो, चलो कायदाबाद से आ रहा है, ठीक है। आने के बाद ये तीनों बच्चे जो हैं वो स्कूल का ये गेट है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं एक साथ। फिर स्कूल का गेट खुलेगा तो ये अंदर आएंगे। अभी ये स्कूल के गेट पे खड़े हुए, तो ये जो गेट है ना, ये हाइलस है, क्योंकि इसके पास आकर ये तीनों आपस में ऐसे एक साथ आ जाते हैं। समझ आई ये बात? अब हाइलस समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? चलो अब आ जाओ आगे। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया हाइलस क्या होता है। एक ऐसा एरिया होता है वर्टिबल कॉलम का जो किसको, कॉनकेव पार्ट होता है जो किसको देखता है, जो वर्टिबल कॉलम को देखता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व और यूरिटर, ये सब किडनी में जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं उसको हम हाइलस कहते हैं। मैंने अभी बात बताई थी ना, अब तो इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा देखो, एक बात हमें ये तो पता है, मैं बच्चों को बात क्लियर कर दूं कि रीनल आर्टरी भी नज़र आ रही है, रीनल वेन भी नज़र आ रही है, रीनल पेल्विस भी नज़र आ रही है। अच्छा देखो, किडनी के लिए ना एक और वर्ड यूज़ होता है, मैं बता दूं, बार बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मिस कहीं पर तो सॉरी कि कहीं पर तो आर्टरी लिखा आ रहा है, कहीं पर रीनल आर्टरी आ रहा है। किडनी की जो आर्टरी होती है ना उसको रीनल कहा जाता है, यानी किडनी आर्टरी। रीनल जो वर्ड है ना किडनी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी,
रीनल नर्व एंड यूरेटर, देखो अब आएगा। इसको रीनल हाइलम भी कहते हैं। हाँ, यहाँ देखो ब्लू कलर की जो आपके पास है वो रीनल वेन है, ठीक है, जो ब्लड को लेके जाएगी। रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेकर आएगी। और ये आपका क्या है, ये जो ऑफ वाइट कलर का ये आपका यूरेटर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो येलो कलर की आ रही है ना, ये क्या है बेटा, ये नर्व है, ठीक है। नर्व आपके ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है, सही है। अब आपकी किडनी को भी ना सिग्नल की ज़रूरत होती है, क्यों होती है हम बाद में देखेंगे, लेकिन होती है, सही है। अच्छा जी, ये क्या है, सेव कर लेती हूँ मैं, आगे समझाने में काम आएगा। कभी कभी अच्छी चीज़ें नज़र आ जाती है ना, तो फ़ौरन सेव कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, हम थे यूरेटर जो होती है नैरो ट्यूब होती है, सही है, विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो किडनी को जोड़ती है वो क्या होती है, वो यूरेटर होती है। जैसे कि इसको अब हम दोबारा से डायग्राम में देखेंगे। ये है हमारी, ये है किडनी और ये है ब्लैडर। इन दोनों को एक पाइप जोड़ रहा है जिसको हम कह रहे हैं यूरेटर, ठीक है, जिसके ज़रिए किडनी से यूरिन किस में जाएगा, उसमें जाएगा क्या है, ब्लैडर में जाएगा। हाँ, तो यूरेटर क्या है, ये एक नैरो ट्यूब है जो किडनी को किससे कनेक्ट करती है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। अच्छा, यूरिन पास होता है यूरेटर से, किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये एक थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग होता है, मसल का एक बैग होता है जो पतली सी वॉल का बना हुआ होता है। कहाँ पर मौजूद होता है, टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सबसे नीचे का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे मौजूद होता है, रेक्टम के बिल्कुल सामने, ठीक है। रेक्टम के बिल्कुल सामने आपके पास मौजूद होता है क्या, आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपके पास क्या स्टोर हो रहा है, यूरिन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है, यूरिन। और जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, फीसेस, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो रेक्टम में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो रेक्टम के बिल्कुल सामने होता है, क्या होता है, बिल्कुल सामने हमारे पास होता है ये यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा जी, यूरेथ्रा जो होता है ना, यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो होती है वो एक ट्यूब होती है जो कहाँ से आ रही होती है, कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है, ठीक है। और क्या होता है, नीचे की तरफ आती है वो, और कहाँ पे खुलती है, आपकी बॉडी से बाहर खुलती है, कि यूरिनरी ओपनिंग के ज़रिए, जिसके ज़रिए से ब्लड जो है वो यूरिन से बाहर चला जाता है। यूरिन से नहीं, सॉरी, बॉडी से बाहर चला जाता है। कहाँ गया, आपको किसकी डायग्राम दिखानी है अब, यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा भी दिखा दूँ आपको, यूरेथ्रा, देखो यहाँ पर ये एक डायग्राम देखें, इसके अंदर ये आपका जो है कहाँ पर है, ये रहा आपका ब्लैडर, ये देखो ये ब्लैडर है, ब्लैडर में यूरिन आया और यूरिन पास आउट हो गया, ठीक है। ये रहा आपका, ये मेल का दिखाया गया यूरिनरी सिस्टम, और ये फीमेल का दिखाया गया। फीमेल में देखें यूरिन आया, आने के बाद ये पास आउट हो गया, ठीक है। ये जो है, ये देखें, ये रहा रेक्टम, सही है, जहाँ पे फीसेस स्टोर होती है। ये बात समझ आ रही है, ये मैंने आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा सही से दिखा दी डायग्राम, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी जो होती है ना, वो एक किस्म की मेम्ब्रेन से कवर होती है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। मैं पहले इसका एक ओवरव्यू अगेन दे दूँ। देखो, आपकी किडनी है, सही है, किडनी से एक किस्म का पाइप निकलता है, वो पाइप एक किस्म के बैग में खुलता है, सही है, जिसको हम कहते हैं ब्लैडर। और इस ब्लैडर से एक छोटी सी ट्यूब आती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जिसके ज़रिए क्या होता है, यूरिन बॉडी से बाहर चले आता है। ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। क्लियर। अब आ जाओ आगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी को एक किस्म की मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। इसके अंदर किडनी और क्या कहते हैं, ये पेरिटोनियम लेयर, समझो, ये किडनी और पेरिटोनियम भी दिखा देती हूँ आपको अब। किडनी, एक तो मेरी टाइपिंग बहुत ख़राब है, किडनी एंड पेरिटोनियम। तो ऐसा करें, ऐसे समझ लीजिए, मैं पहले अपना पेन लेके आ जाऊँ,
आ गया भाई। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये है लेयर, ठीक है, ये है आपकी किडनी की मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन और किडनी की जो प्रॉपर जो वो है जो किडनी है उसके दरमियान में ना एक किस्म का फ्लूइड मौजूद है, सही है, लिक्विड मौजूद है। उस लिक्विड को कहते हैं पेरिटोनियम फ्लूइड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किडनी जो है वो इनक्लोज है एक किस्म की मेम्ब्रेन में जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है किडनी और पेरिटोनियम के दरमियान में, जिसको कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, कभी फ्रिक्शन की वजह से कोई मसला ना हो, उसको रिड्यूस करता है। मैं अपना पेन वापस से ले आऊँ। अच्छा जी, उसके बाद कहाँ थे हम? हाँ, अच्छा, अगर आप किडनी का LS देखें, लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन देखें किडनी का, तो वो 3 मेन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी किडनी है, ऐसे यहाँ से दिखाती हूँ, ये अगर आप किडनी को ऐसे काटें ना, मेरा पेन फिर से गया, देखो कोई और कलर देखो, अगर आप किडनी को ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो इसको कहते हैं LS, लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन। पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो गए उसके अंदर प्रैक्टिकल में। और अगर आप किडनी को ऐसे काटो, ठीक है, तो ये कहलाता है TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। सेकेंड ईयर के बच्चों सब लोग बहुत गौर से इस बात को सुनो। तो एक होता है क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन, और एक होता है पोस्टीरियर। तो ये किडनी थी जिसको हमने ऐसे ये किडनी है जिसको हमने ऐसे काटा, तो इस किडनी का जो ये वाला पार्ट है ना वो ये था, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को ऐसे करके देखती हूँ, तो देखो इस पार्ट में हमें 3 मेन हिस्से इसके नज़र आएंगे, एक कॉर्टेक्स, एक मेड्यूला, एक पेल्विस। कॉर्टेक्स होता है आउटर रीजन, मेड्यूला होता है इनर रीजन, ठीक है, और फिर पेल्विस होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक ऐसे पिरामिड्स होते हैं, वो पिरामिड्स से जहाँ से यूरिन ड्रॉप होता है ना, वो ये वाला पार्ट कहलाता है पेल्विस। इसको अभी हम देखेंगे। अच्छा, पहले मैं एक डायग्राम, फाइन सी डायग्राम निकालूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत मसला है भाई, डायग्राम दिखाना बहुत मसला है। देखो, ये जो किडनी है ना, इसके अंदर कॉर्टेक्स क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेड्यूला है, ठीक है, ये मेड्यूला है। बच्चों याद रख लो, ये पार्ट मेड्यूला है। मेड्यूला के अंदर क्या है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट मेड्यूला है। बाहर जो इतना पार्ट है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट आपके पास कॉर्टेक्स है। समझ आ रही है बात? ये पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। और ये देखो, यूरेटर जो है ना, यूरेटर किस में खुलेगा, समझो ये मस्कुलर बैग के अंदर यूरेटर खुल रहा है, सही है। इस यूरेटर से पहले ना एक ओपनिंग होगी यहाँ पर, जब सारे पिरामिड से यूरिन आएगा तो वो पहले पेल्विस में थोड़ी देर के लिए रुकेगा। वो पेल्विस जो है ना, फर्स्ट ओपनिंग है, उसमें से जो यूरिन है वो आने के बाद जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से किस में आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अगेन गौर से सुने मेरी बात। देखो, पिरामिड्स है, ठीक है, पिरामिड्स, चलो पिरामिड्स को भी छोड़ो, मेड्यूला है, ये वाला पार्ट बताया ना मैंने आपको, ये पार्ट, इससे जो ब्लड आएगा ना वो थोड़ी देर के लिए पेल्विस में आएगा, फिर पेल्विस से जाएगा यूरेटर में। यूरेटर जो है ना, उसका पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पेल्विस से स्टार्ट हो रहा है, सही है। देखो, एक ट्यूब होती है, आप स्ट्रॉ लेते हैं जूस पीने के लिए, ठीक है, ऐसी होती है वो स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का एक पार्ट ऐसा होता है जो आपके माउथ में जाता है, ठीक है, और एक पार्ट ऐसा होता है जो उस बॉक्स में जाता है जिसके अंदर जूस होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक ऐसा पार्ट है जो किसके अंदर जा रहेगा, मस्कुलर बैग के अंदर जा रहेगा, ब्लैडर के अंदर जा रहेगा, वो है यूरेटर। क्या है, यूरेटर। और जो उसका ऐसा पार्ट है जो किडनी के पास है, किडनी के अंदर ओपन हो रहा है, वो क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, पेल्विस है। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ रही है? मुझे पता है थोड़ी सी अजीब सी हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन समझाने के लिए। अच्छा जी, हाँ भाई, ये भी समझ आ गया, मेडुला भी समझ आ गया, पेल्विस भी समझ आ गया। अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, कॉर्टेक्स क्या होता है, सबसे बाहर वाला पोर्शन है, डार्क ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। इसको कवर किया हुआ होगा एक किस्म के फाइब्रस कैप्सूल ने, सही है। देखो, कॉर्टेक्स जो है ना, ये पार्ट है किडनी का। कहाँ गया, इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करो। ये तो जितना पार्ट है ना, ये है आपका मेडुला। समझ आ रही है वाली बात, ये मेडुला है। अब मेडुला के बाद दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये यहाँ तक का,
समझ आ रही? ये जितना भी पार्ट है ना, इस रेड और ब्लू लाइन, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है और जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, दोनों के दरमियान जो ये पूरा पार्ट है ना, जहाँ पे मैं थोड़ी सी गंदगी मचा रही हूँ, ये पार्ट है कॉर्टेक्स, ये आउटर रीजन है, ठीक है। और आउटर रीजन है कैसा कलर का है? डार्क कलर का है, सही है। और ये एक किस्म की कैप्सूल से वो हुआ होता है, कवर हुआ होता है। कैप्सूल क्या है? वही मेम्ब्रेन है जो हम पढ़ के आ रहे हैं, पेरिटोनियम, ठीक है, पढ़ी थी ना पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम बेसिकली कॉर्टेक्स के बाहर मौजूद होगी, क्योंकि कॉर्टेक्स है ना आउटर रीजन किडनी का। समझ आ रही है बात? क्लियर हुई है वाली बात? आगे निकल गए भाई मैं तो बहुत ज़्यादा। कॉर्टेक्स क्या आएगा? आउटर डार्क पोर्शन है, किससे कवर हुआ हुआ है? फाइब्रस कैप्सूल से, ठीक है। और प्रोटेक्ट भी हुआ हुआ है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। मेडुला इनर पोर्शन है, लाइटर पोर्शन है, हल्के रंग का होता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये रेड कलर के, जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं उसकी तरह के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स क्या हैं? ये पार्ट्स हैं आपके पास वो, यार एक तो इंसान पढ़ाता है ना, तो उसके बाद वो उसके खुद की कॉनिकल पार्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं पिरामिड्स। मुझे असल में ना सामने बिठा के अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँ ना, तो और इजीली डायग्राम हाथों से बना बना के समझा देती हूँ। फ़ोन पे बहुत मसला है भाई, एक तो फ़ोन की चार्जिंग लो हो जाती है, सबसे बड़ा मसला। अच्छा जी, रीनल पिरामिड्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो ह्यूमन की किडनी होती है उसके अंदर टोटल कितने पिरामिड्स होते हैं? तकरीबन 12 से 16 तक उसकी एक किडनी में पिरामिड्स होते हैं। मेडुला जो होता है उसके अंदर नेफ्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब देखो, अब क्या चीज़ समझने की है। सबसे पहले मैं कोई ऐसा पार्ट देखूँ जिसमें थोड़ा सा वाइट हिस्सा आ रहा हो। नहीं भाई, ये खोल लेते हैं, देखते हैं ये वाली डायग्राम बेटर है। नहीं, ये यहाँ आ जाइए, क्लास मैट्रिक देखिएगा। ये है आपकी किडनी, ठीक है। किडनी से आ रहा है एक किस्म का पाइप। क्या है? इस पाइप को कहते हैं यूरेटर। किस में खुल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है जिसको क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। किडनी के अंदर कुछ ऐसे मौजूद हैं स्ट्रक्चर्स, पिज्ज़ा के टाइप के, पिरामिड्स के टाइप के, इनको कहते हैं पिरामिड, ठीक है। इन पिरामिड के अंदर एक इस किस्म का स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये चांद बना हुआ है, चांद से फिर यूँ करके यूँ कुछ सांप टाइप सजा रहा है, ठीक है, ये बना हुआ है, ये कहलाता है नेफ्रॉन। ये क्या है? ये नेफ्रॉन है, इसको गौर से देख लो, देख लिया, ये नेफ्रॉन है। अब ये जो आपकी किडनी है ना, ठीक है, इस किडनी में देखो ये आ रही है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये यूरेटर है, ठीक है। यूरेटर से जो यूरिन है वो किस में जा रहेगा? ब्लैडर में जा रहा है, सही है। अभी ब्लैडर नहीं बनाया हुआ इसके अंदर, ठीक है बच्चे। इसके अंदर ये नज़र आ रहे हैं, ये पिरामिड्स हैं। क्या ये? पिरामिड्स हैं। इन पिरामिड्स के पास आपको ये देखो जो इन्होंने बताया हुआ नेफ्रॉन, ये नज़र आ रहा है नेफ्रॉन, ये देखो, इसको और खोल के दिखाती हूँ, ये रहा, ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डार्क सा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। देखो, हमारे ब्रेन होता है ना, उससे हम तक मैसेज किसके ज़रिए आता है? एक किस्म के पार्ट के ज़रिए आता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो वो फंक्शनल यूनिट है ना, जैसे अगर हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ऐसे ही किडनी का फंक्शनल यूनिट जो काम करता है वो क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी में काम सारा नेफ्रॉन का है तो इतना सा, लेकिन काम ऐसा करता है ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब आपकी किडनी, एक किडनी के अंदर। देखो, पिरामिड्स सिर्फ 12 और 16 हैं, 12 से 16 तक के पिरामिड्स हैं बस। लेकिन ये जो क्या कहते हैं होते रहा नेफ्रॉन होते हैं, फंक्शनल यूनिट जो होते हैं, ये कितने हैं आपकी किडनी के अंदर? ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब है आपकी किडनी में। समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, आगे आ जाइए। हाँ, तो मैं आपको बताई थी नेफ्रॉन जो होता है बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, सही है, क्योंकि सारा काम यही करेगा। कैसे करेगा हम आगे देखेंगे। दीज आर टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स। देखो, नेफ्रॉन जो है ना, अब एक और बात समझा दूँ। सब बच्चे समझते हैं कि भाई हमारी बॉडी जब सेल से बनी हुई है तो शायद नेफ्रॉन भी एक ऐसा सेल है जिससे किडनी बनती। नहीं, नेफ्रॉन ट्यूब है। नेफ्रॉन खुद बहुत सारे सेलों से बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे सेलों से नहीं, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। ये थोड़ा सा मसला होता है यार, गवर्नमेंट के बच्चे ना हम, इसलिए। अच्छा जी,
तो किडनी जो होती है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन मौजूद होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन आर टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं। ये खुद देखे ना आप, ये देखो, ये ट्यूब हैगी जो इतनी एक दूसरे के गिर्द घूमी हुई नज़र आ रहा है। ये देखो, पहले किडनी की जो ट्यूब हैगी नेफ्रॉन की, ये पहले चांद की तरह की, फिर यूं करके आ रही है, यूं, ये देखो ऐसे कर कर ऐसा आ रही है, ये ट्यूब है। तो जो नेफ्रॉन है ना, वो सेल नहीं है, नेफ्रॉन ट्यूब है जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है और एक्सक्रीशन भी, जिसके अंदर काम चल रहा होता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है नेफ्रॉन, और एक्सक्रीशन में भी काम करता है। अच्छा जी, किडनी जो होती है वो यूरेटर से कनेक्ट होती है, किस जगह पर, पेल्विस पर। मैंने बताया था ना आपको, पेल्विस क्या होता है, ये फनल लाइक स्पेस होती है, जगह होती है, सही है, जहाँ पे सारा यूरिन आता है। कहाँ पर से आता है, पैरामिड्स में से आता है, और किस में जाता है, पेल्विस में जाता है, ठीक है। इट इज़ द इनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर जो थोड़ा सा बड़ा सा पोर्शन होता है ना यूरेटर का, वो क्या होता है, वो यही पेल्विस होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर हो तो पूछ लेना। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन जो होता है ना, देखो, नेफ्रॉन आपको पता है फंक्शन यूनिट है किडनी का, जो किससे बना हुआ है, ट्यूब्स से बना हुआ है, ठीक है। ट्यूब्स होती हैं बेसिकली ये। हर किडनी के अंदर तकरीबन, मैंने बताया था ना, 1 मिलियन तक तकरीबन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा होते हैं। और ये कैसी होती है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती है, छोटी छोटी सी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो यूरिन को प्रोड्यूस करवाती हैं, सही है। हर नेफ्रॉन जो होता है ना, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है बोमेन्स कैप्सूल, एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है लूप ऑफ हेनले, एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो 4 नाम आ गए, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, मुझे पता है नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन ना ज़रा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ो, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डॉक्टर हैं। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे मेरे एक सर थे, डॉक्टर मास, वो जो थे उनका एक्सटेंट बोलने का बहुत अच्छा था, तो वो बोलते बहुत अच्छे थे। कभी आप लोग उनकी आवाज़ सुनाऊंगी, वो बहुत अच्छे मेरे एडमायरर टीचर हैं बायोलॉजी में। बेसिकली मेरे बोलने का जो एक्सटेंट है ना, वो काफ़ी हद तक उनकी वजह से सही हुआ है। और जो मेरे कंसेप्ट्स वगैरह हैं, वो भी एक सर हैं जिन्होंने बनवाए। और सर मास से मैंने ड्यूरिंग एमकेट पढ़ा था बेसिकली, जब से वो बहुत मेरे अच्छे एक टीचर हैं, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब बात करते हैं, ये जो है, ये जो चांद से आ रहा है ना, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद देखो, एक जगह पे आपको नज़र आ रहा है, बोमेन्स कैप्सूल से आने वाली ट्यूब एक जगह यहाँ पे कर्ल हो रही है, एक जगह यहाँ पे कर्ल हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। जो पहले वाला हिस्सा कर्ल हो रहा है ना, ये है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो दूसरा साइड है ना, ये है DCT, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो यू शेप का पार्ट आ रहा है ना, ये आपके पास क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये बात समझ आई? पहला पार्ट ये है। मैं आप लोगों को बेटे डायग्राम दे सकती हूँ इस किस्म की ना, अजीब सी डायग्राम बना के दे सकती हूँ। आपसे पूछ सकती हूँ कि बताओ ये पहला पार्ट इसका नाम क्या है, तो आपको बताना चाहिए बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट क्या है, इसका नाम है अपना, मैं खुद भूल गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। चौथा पार्ट इसका नाम क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये चौथा पार्ट जो है ना, ये एक और पार्ट में खुल रहा है। जो पांचवा पार्ट है ना, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, आपकी बुक में लिखा हुआ है। वैसे तो आपको बताया गया है कि किडनी के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, बोमेन्स कैप्सूल, नंबर 2 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 3 लूप ऑफ हेनले, नंबर 4 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये चारों तो है मेन पार्ट, इन चारों में सारा काम होता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इसके अंदर तो सिर्फ इन चारों से जब यूरिन बन के आता है ना, तो वो इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। देखो, एक नेफ्रॉन जो है वो इस कलेक्टिंग, ये एक ट्यूब आ रही है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एक नेफ्रॉन यहाँ पे खुल रहा है, एक नेफ्रॉन देखो ये खुल रहा है, एक नेफ्रॉन ये खुल रहा है, एक नेफ्रॉन ये खुल रहा। समझ आई ये बात? क्लियर हुई ये बात? आगे आ जाओ, आपकी डायग्राम की तरफ आ जाओ।
नेफ्रॉन क्या है, दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ, फंक्शन यूनिट है किडनी का। हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर नेफ्रॉन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनलर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किसके अंदर खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। याद है मैंने बात बताई थी। इसके अंदर देखो आपकी जो बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल। फिर ये जो ये आ रही है ना, ये रही लूप ऑफ फैनले, ये रहा, ठीक है। और उस लूप ऑफ फैनले में ये जो है ना, ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये वाली ट्यूब कौन सी? ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पे खुल रही है क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। इसमें देखो एक नेफ्रॉन यहाँ पे खुल रहा होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पे, एक नेफ्रॉन यहाँ पे, एक नेफ्रॉन यहाँ पर। आप लोगों को सिर्फ एक ही नेफ्रॉन की पिक्चर बना के दिखाई हुई समझाने के लिए। नेफ्रॉन को ना देखो, ये नेफ्रॉन के गिर्द आपको ये नज़र आ रही है, ये रेड कलर के कुछ ऐसे धागे नज़र आ रहे हैं जिसने इनको बहुत सारा, ये देखो बेसिकली येलो कलर की एक पूरी ट्यूब है। इस ट्यूब को एक रेड कलर के धागे ने बहुत ज़्यादा ऐसे करके लपेटा हुआ है। ऐसा है, ये जो धागा है ना, ठीक है, जो धागे से नज़र आ रहे हैं, ये धागे नहीं, ये बेसिकली है ब्लड वेजल्स, खून की नालियाँ हैं, ठीक है। इसमें एक तो है रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। ये देखो, ये है रीनल आर्टरी, ये जो रेड कलर की रीनल आर्टरी है। और ये जो रीनल आर्टरी फिर जिसमें आके खुलती है वो रीनल वेन है, ब्लू कलर की, ठीक है। रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन के अंदर, और रीनल वेन ब्लड को लेकर जाती है नेफ्रॉन से, ठीक है, जो किडनी के पास। मतलब ये देखो नेफ्रॉन किडनी में ना, तो यानी किडनी में जो ब्लड लेकर आ रही है वो रीनल आर्टरी है, और किडनी से जो ब्लड लेकर जा रही है वो क्या है? वो रीनल वेन है। इसको यहाँ पर भी देखो, ये डायग्राम, ये देखो, ये रीनल आर्टरी है, ये ब्लड लेकर आ रही है। फिर ये रीनल वेन है जो ब्लड लेकर जा रही है, ये लेकर आ रही है, ये लेकर जा रही है। समझ आ रही है? वाह, देखो एक शेर टाइप बन गया कि एक रीनल वेन है जो लेकर आ रही है, एक जो है वो लेकर जा रही है। समझ आ रही है? खैर, नेम टॉक। आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले इन 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन जो स्टार्ट होता है ना, ठीक है, वो सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक काम करती हूँ, कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। आपके लेवल की नहीं है लेकिन समझ लो, क्योंकि आपके लेवल में उन सबके नाम दिए हुए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसको थोड़ा सा सेकेंड ईयर में जाकर देखते हैं। सेकेंड ईयर में आ जाइए यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में, जिसके अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था कि देखो बीन शेप्ड का होता है, सही है। फिर हमने पढ़ा था उसके पास 2 किडनी होती हैं, 2 पेयर होता है यूरिटर्स का, और फिर क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है जो थैली की तरह का मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर एक ट्यूब होती है यूरिथ्रा जिसके ज़रिए से जो ब्लड यूरिन होता है वो बाहर चला जाता है। और ये स्फिंक्टर मसल जो था ना, वॉल्व जो था ना, ये आप लोग का नहीं था, ये उन लोगों का है, सेकेंड ईयर में मौजूद है। लेकिन मैं सेकेंड ईयर को समझा रही हूँ तो आप लोग सुन लें। स्फिंक्टर मसल जो है ना, ये देखो, ये आपको इस डायग्राम को बहुत लार्ज करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये जो इतना पार्ट है ना, ये है आपका ब्लैडर। इस ब्लैडर के पास आपको ऐसे ये जो 2 गोल गोल से ऐसे डॉट्स नज़र आ रहे हैं नज़र, ये जो 2 गोल गोल से डॉट है ना, ये हैं स्फिंक्टर मसल्स। फिर यहाँ से आपको एक ऐसी ट्यूब आते हुए नज़र आ रही है। ट्यूब जो है ना, ये है यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा, ठीक है। और ये जो ऐसा पर्पल कलर की, ये आपके पास है स्फिंक्टर मसल, ठीक है। और ये जो रेड कलर का, ये आपके पास क्या है? ब्लैडर, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? समझ आई? अच्छा जी, तो इस स्फिंक्टर वॉल्व होता है जिसका काम क्या होता है? जो कंट्रोल करता है यूरिन का रिलीज़ करना ब्लैडर में से। मतलब कि मैंने आपको बताया था, अगर स्फिंक्टर मसल ना हो तो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपकी बॉडी से यूरिन ऐसे ही कहीं पर भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। स्फिंक्टर मसल का ये होता है कि स्फिंक्टर मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब आप क्या कहते हैं जाते हैं और आपने जब यूरिन पास आउट करना होता है ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूरिन पास आउट हो जाता है। समझ आएगी बात? अच्छा जी, आगे आ जाइए। किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। इसका साइज़ कितना होता है? क्लास मेट्रिक के आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में बस समझ लो, याद नहीं करना। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आपका स्केल जो है ना, वो तकरीबन 15 या 16 सेंटीमीटर का होता है। तो उसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक का जो साइज़ होता है वो किसका होता है? किडनी का होता है।
ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, डॉर्सल बॉडी पे पाए जाते हैं, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड्स पर होते हैं। इनको थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग में रखा हुआ होता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। अच्छा, अब ये वाली बात भी आप लोगों को उसमें मौजूद नहीं है, एडर्नल ग्लैंड वाली, क्या नाम है अपना, क्लास मैट्रिक, मैं समझा देती हूँ। देखो ये जो किडनी है ना, ये इसमें देखो ये किडनी है ना, इसके ऊपर आपको एक ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ ये जो ये वाला पार्ट है ये, या इसके अंदर देखो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो ऐसे हैं, और उसके अंदर कुछ इस तरह के ग्रैन्यूल्स टाइप नज़र आ रहे हैं। ये है एडर्नल ग्लैंड। क्या है ये? एडर्नल ग्लैंड, जिसका काम होता है हार्मोन्स वगैरह की प्रोड्यूस करवाने में, प्रोडक्शन में। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे क्लास 2nd ईयर में ये, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ा नहीं हूँ। तो ये क्या, इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं इसके ऊपर मौजूद होते हैं एडर्नल ग्लैंड। किडनी जो है ना वो रिसीव करती है ब्लड को किस में से, रीनल आर्टरी में से। मैंने बताया था जो ब्लड लेकर आती है वो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ब्लड को लेकर जाती है ना किडनी में से वो होती है रीनल वेन, सही है। और जो ये जो बेटा रीनल आर्टरी ना डोर्सल ऑर्टा में से आ रही होती है। क्लास 2nd ईयर बात आप लोग ना अभी नहीं इसको इतने डिटेल में समझना है, जब मैं आप लोगों को भी 1st ईयर का रिवीजन दूंगी ना तो इसमें कार्डियक चैप्टर में समझा दूंगी जो कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, मैट्रिक वगैरह आप लोगों को तो डिफ़िकल्टी नहीं हो रही ना बच्चों? अच्छा, दोनों रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स किडनी में आती और जाती, यानी कि रीनल आर्टरी इंटर होती है किडनी में और रीनल वेन किडनी को लीव करती है एक साइड के ऊपर, जिसको हम हाइलस कहते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था क्या पे, यूरेटर भी जहाँ से कनेक्टेड होता है, याद है क्लास मैट्रिक की बुक में पढ़ के आने। अच्छा जी, अगर हम इसका LS करें यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें किडनी का, तो हमें इसके अंदर 2 रीजन नज़र आते हैं। एक आउटर डार्क रीजन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एक लाइटर डार्क रीजन होता है जिसको मेडुला कहते हैं, सही है। मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पिरामिड्स कहते हैं। यूरिन जो होता है ना वो पिरामिड्स की टिप्स में से, मतलब यहाँ पर अगर देखो ये जो पिरामिड्स है ना इनकी जो टिप है, सही, ये इनकी टिप है, इस टिप में से ये जो यूरिन होता है ना, ये सारा यूरिन ना ड्रॉप होता है ना यहाँ पर जमा हो जाता है, सही है, यहाँ पे जमा हो जाता है। और जमा होकर फिर यूरेटर के ज़रिए कहाँ पे जमा होता है, स्टोर होता है वहाँ पर आपके उसमें, यार देखो, मस्कुलर बैग में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाइए, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, सही है। यहाँ पर देख लो कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, नेफ्रॉन देख लो, मेडुला देख लो, रीनल पेल्विस पता है ना, यूरेट्रा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। ये रीनल पेल्विस को कट करके आपको दिखाया गया है। पिरामिड जो है उनके नीचे से ना देखो, ये जो रीनल पेल्विस है ना ये कहाँ पर आ रहा है, पेल्विस आपके पिरामिड्स के लास्ट में आता है। ये थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम में ना क्रॉस सेक्शन है ना कटा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पिरामिड को ही कह देंगे, पिरामिड को नहीं कह देंगे। डायग्राम को जिस तरह से कटी हुई है, अगर अभी आप लोग मेरे सामने होता और बकरा ईद का ज़माना होता तो मैं यकीनन एक बकरे की किडनी को लाकर आपको काट कर दिखाती। जब मैं खुद 2nd ईयर में थी या मैट्रिक में थी, आई थिंक 2nd ईयर में थी, तब मैंने खुद ही किडनी को काट के देखा था। अभी वो पिक्चर्स भी मेरे पास सेव थी, मैं दिखाती आपको, लेकिन लैपटॉप में। नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो तकरीबन मिलियन अबाउट होते हैं, मौजूद होते हैं एक किडनी के अंदर। इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होती है। कैसे होते हैं? ट्यूब्यूल्स की तरह के होते हैं नेफ्रॉन, सही है। नेफ्रॉन जो होता है इसको हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का, जिसका काम क्या होता है उसमें रेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों करना। अच्छा जी, नेफ्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे? हमने पढ़ा था बोमेन्स कैप्सूल में से, क्लास मैट्रिक याद है बात। अच्छा, इस बोमेन कैप्सूल जो है ना, इसके अंदर आपको ये कुछ ऐसा गुच्छा सा नज़र आ रहा है, कुछ गुच्छे से बना दी नेटवर्क, कुछ नेटवर्क नज़र आ रहा है। ये नेटवर्क है कैपिलरी नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं ग्लोम्युलस। मैट्रिक क्लास या आपकी बुक में भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क नज़र आ रहा है। ये नेटवर्क क्या है? इसको हम कहते हैं ग्लोम्युलस। और ये जो ये नज़र आ रहा है सी शेप का, ये सी शेप का, इसके अंदर ये इस तरह का कुछ नेटवर्क पड़े हुए जाली है कुछ रखी हुई है, इसके अंदर ये क्या है? ग्लोम्युलस। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल और ये जो नेटवर्क है ग्लोम्युलस इसको करेंगे, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? दोनों को मिला के कहते हैं माल्पीजियन बॉडी।
क्या कहते हैं, मालफिजियन बॉडी। अब देखो मैट्रिक ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ना यहाँ पे जब आप आओगे ना तो ये लोग इसको फिर समझाएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इसका काम है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया ताकि आप लोगों को समझ आए। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मालफिजियन बॉडी होती है कि नेफ्रॉन जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मालफिजियन बॉडी से। उस मालफिजियन बॉडी जो होती है ना वो कॉर्टेक्स में होती है। देखो आपका जो इतना हिस्सा है ना ये कॉर्टेक्स में होगा। किडनी में मैंने आपको बताया था ना 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। और इतना पार्ट किस में होगा, मेडुला में। यानी कि कॉर्टेक्स में आपके पास क्या क्या आ रहा है बेटे, कॉर्टेक्स में आपके पास आ रहा है बोमेंस, वो जो मालफिजियन बॉडी है, ठीक है, मालफिजियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मेडुला में आपके पास आ रहेगा लूप ऑफ हेनले और थोड़ा सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। ऐसे ही है ना, जैसे डीसीटी के बाद यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा पार्ट ये रहा कलेक्टिंग डक्ट का, थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट कॉर्टेक्स में, थोड़ा सा मेडुला में। कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है किडनी का जो डार्क होता है, और मेडुला अंदर वाला हिस्सा होता है जो लाइट होता है। समझ आ रही बात? क्लास मैट्रिक आ रही है? अच्छा, क्लास मैट्रिक और क्लास सेकेंड ईयर, देखो मेरे अगर ये समझना है ना तो इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखना। अगर आज इस लेक्चर को बिल्कुल ऐसे समझाना आ जाएगा ना आप लोग को, जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो बेटे आप कभी भूलेंगे नहीं। एमकेट में आ जाओ, सेकेंड ईयर में आ जाओ, बहुत बेनिफिट है इसका। आप लोग को इतना मसला नहीं होगा जो आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा होता हैगा, क्योंकि वो इतना डीप में नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताया कि ये जो मालफिजियन बॉडी होती है किस पे कंपोज होती है वोमेंस कैप्सूल पे, जो कपलाई के स्ट्रक्चर या चांद की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके कपलाई के स्ट्रक्चर के अंदर एक डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, वेन नसों का कुछ नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोम्युलस। ठीक है, तो हम ग्लोम्युलस और वोमेंस कैप्सूल इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मालफिजियन बॉडी कहते हैं। देखो ये इतना पार्ट देखो, अभी ये जो इतना पार्ट है ना इसको हम कहेंगे मालफिजियन बॉडी। समझ आ गया? इसके अंदर क्या क्या है, ग्लोम्युलस है, वोमेंस कैप्सूल है। अब अपने पास एक काम करना है, हेडिंग डालना मालफिजियन बॉडी के, और उसके अंदर बस ये इतना सा पार्ट बना लेना ताकि याद रहे कि मालफिजियन बॉडी क्या है। काम दोनों बच्चे कर लेना, मैट्रिक और सेकेंड ईयर दोनों से मुखातिब हूँ मैं। अच्छा जी, वोमेंस कैप्सूल जो होती है ना ये खुलती हैगी एक किस्म की कॉइल ट्यूब के अंदर जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखो यहाँ पे ये इतनी जो हिस्सा है ना ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखो ये आ रही है, आने के बाद ये यूं और थोड़ा सा यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे कुछ इस तरह से। यानी कि जो इतना पार्ट है ना आपका ये क्या है, ये पीसीटी है आपका, नहीं सॉरी नेफ्रॉन का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलती है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जब लूप ऑफ हेनले नीचे जा रहा होता है ना, तो ये जो नीचे जाते हुए जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताती हूँ, ये जो है ना इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा ना वो कैसे जाएगा, वो इसके अंदर ऐसे जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के बाद वो फिर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लूप ऑफ हेनले यहाँ पे खुलेगा, ये जहाँ पे खुल रहा है ना इसको हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ आ रही है? थोड़ी सी गंदगी हो गई है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा हो गई, समझ आ रही है लेकिन। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। वोमेंस कैप्सूल होते हैं जो कहाँ पर खुलते हैं, कॉइल ट्यूब्यूल में, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमने पढ़ा कॉर्टेक्स में होता हैगा, ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ठीक है। देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके गिर्द आपको ये कुछ डार्क ब्लैक कलर का कुछ नेटवर्क ऐसे नज़र आ रहा है। ये पूरे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन सब के गिर्द आपको ये नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र। ये आर्टरीज़ है बेसिकली। जो आर्टरीज़ यहाँ पर थी, वो जो कैपिलरीज यहाँ पर थी ना, यहाँ पे आके यूँ गुच्छा बना रही थी, नेटवर्क बना रही थी, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आ रही हैं, देखो पहले ये आर्टरी यहाँ से आई, ठीक है, आने के बाद ये चली गई इस कप के अंदर जाकर ये ऐसे उलझ गई, उलझने के बाद ये यहाँ से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद ये गई ट्यूब्स के पास। एक हिस्सा जा रहा है, ये देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, और एक लूप ऑफ हेनले के पास। जो लूप ऑफ हेनले के पास जा रहा है वो ऐसे जाकर लूप ऑफ हेनले के पास उलझ रही है, ऐसे ही हो रहा है, ये देखो कैसे लूप ऑफ हेनले के पास उलझ रही है। फिर एक हिस्सा ऐसा है जो इसी का ये जो आर्टरी है
जो यहाँ से निकली है ग्लोमेरुलस से, ये आर्टरी जो है ये पहले एक तो हिस्सा लूप ऑफ हेनले के पास जा रहा है और एक हिस्सा ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास ऐसे जा रहेगा, देख रहे हो। और फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास भी आ रहा है। फिर आने के बाद ये दोनों हिस्से यहाँ पर मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये लूप ऑफ हेनले से होकर यहाँ पर खुल जाते हैं, जहाँ पे लूप ऑफ हेनले की सारी वेन्स आकर खुल रही हैं। सही है, नज़र आया? कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक हो मुझसे पूछ लेना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का जो अटैच होता है किससे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ये पतली होती हैं और खुलती हैं किसके अंदर, नैरोज हो जाती हैं और डिसेंडेंट्स खुल जाती हैं मेड्यूला के अंदर। मेड्यूला के अंदर क्या करती हैं, मेड्यूला के अंदर ये एक यू टर्न बनाती हैं ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये एक नैरो यू शेप का होता है, ट्यूब होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक होती है कि ऐसी लिम्ब जो नीचे जा रही होती है, सही है, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, और एक ऊपर जा रही होती है जिसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये लूप ऑफ हेनले में इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ दस इट हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले बिकम लार्जर इन डायमीटर इन द कॉर्टेक्स। ये देखो लूप ऑफ हेनले जो है ना ये लार्जर होती है डायमीटर के अंदर, लेकिन ये होती है मेड्यूला में, ठीक है, ये मेड्यूला में, ये बात याद रखना, सही है। अच्छा जी, लूप ऑफ हेनले में आपके पास एक असेंडिंग लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये कहाँ पे पाई जा रही है, मेड्यूला में पाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, ये सही है, जो कहाँ पर खुलती है, देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब आई, ये असेंडिंग लिम्ब आई, और ये किस में खुल रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एक लिम्ब स्टार्ट होती है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब के बाद एक लिम्ब स्टार्ट होती है असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब किस में जाके ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाकर, ठीक है। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये देखो ये कहाँ पर खुल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। ये तो बात समझ आ रही ना, अभी हम उसमें पढ़ के आए मैट्रिक में भी। अच्छा जी, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना फाइनली किसके अंदर खुल जाता है, कॉमन डक्ट के अंदर खुल जाता है। फिर क्या होता है, इस कॉमन डक्ट के अंदर यूरिन आना शुरू हो जाता है अलग अलग नेफ्रॉन से, ये बात हमने पढ़ी थी। बस एडिशनल बात क्या थी आप लोगों के हिसाब से, वो जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी वो क्या था, वो था ग्लोम्युलस, ठीक है। और ग्लोम्युलस के बाद ये लूप ऑफ हेनले और इसके गिर्द आने वाली है असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब। अच्छा देखो, अगर जो आर्टरीज जो आ रही हैं, जो कैपिलरीज आ रही हैं, जो कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों के गिर्द जो आर्टरीज होंगी ना, देखो यहाँ से आओ, ये देखो ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है लूप ऑफ हेनले, ये क्या है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या हुआ, ये क्या आया इसके अंदर, ग्लोम्युलस आया। तो ग्लोम्युलस और क्या कहते हैं इसने मिलके क्या बना लिया, ग्लोम्युलस और बोमेन्स कैप्सूल ने मिलके बना ली माल्फिजियन बॉडी। मैं ज़रा अपना पेन वापस से ले आऊँ, फिर चला गया। ठीक है, अब आप ये देखो ये आना शुरू हुई, एक आर्टरी आ रही, ये आर्टरी ना आगे आके देखो, पहले एक आर्टरी आ रही है आपके हार्ट से आ रही है, आने के बाद ये किस में खुल जाती है, खुल जाती है आपके इसमें आके बहुत ज़्यादा सा ना नेटवर्क सा बना लेती है, जिसको हम लोग ग्लोम्युलस कहते हैं। ये ग्लोम्युलस आगे एक और वेन में खुलता है, और ये वेन दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक हिस्सा तो ये है जो लूप ऑफ हेनले के गिर्द लिपट रहा है, एक हिस्सा ऐसा है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटेगा, और एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आप लोगों के लिए आपकी आसानी के लिए बनाया, बेसिकली ये जो ट्यूब होती है ना, ये आकर ना ये वेन दो हिस्सों में टूटती है, एक तो लूप ऑफ हेनले की तरफ, और एक ऐसे खुल रही होती है कि वो दोनों के पास जा रही होती होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। तो अब आप ये देखो कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके पास जो ये आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। क्या कहते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। कैपिलरी कहते हैं उसको, वेन वगैरह को, नसों को कहते हैं, बस आप इतना याद रखें। देखो अब दोबारा से मेरी बात सुनो। सबसे पहले खून की नालियाँ आ रही हैं, खून की नालियाँ आने के बाद सबसे पहले जाती हैं किसके पास, यहाँ से आ रही हैं, सही, ये आ रही हैं खून की नाली। आने के बाद ये सबसे पहले गई बोमेन्स कैप्सूल के पास, और जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क सा बना लिया, ये रहा वो नेटवर्क, इसको हम कह रहे हैं ग्लोम्युलस।
इस ग्लोम्युलस से ये बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद ये डिवाइड हो रही है, तीन हिस्सों में हो रही है समझो, ठीक है। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो जो है वो लूप ऑफ हेनले के गिर्द लिपट रहा है, एक हिस्सा जो है वो क्या कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपट रहा है, एक हिस्सा जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपट रहा है। तो जो हिस्सा इस कैपिलरी का, इस खून की नाली का किसके गिर्द घूम रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो उस हिस्से को, उस कैपिलरी को हम क्या कहेंगे, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। क्या कहेंगे, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। और जो इस वेन का, इस कैपिलरी का हिस्सा इसके गिर्द लिपट रहा है, लूप ऑफ हेनले के गिर्द लिपट रहा है, इसको हम कहेंगे वाजा रेक्टा। क्या कहेंगे, वाजा रेक्टा। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर हो रही है बात? 1 घंटे से बोल रही हूँ भाई मैं, अगर देखो आप किसी बच्चे को नहीं समझ आई ना, मैं बहुत पिटाई करूँगी। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? मैं आपको बताई थी कि ये जो है आप लोगों को अब पेरीटिब्यूलर समझ आ गया। अच्छा, अब एक और बात, लास्ट बात दोबारा से समझना। यहाँ पर देखो, ये एक है एफरेंट आर्टरी जो रीनल आर्टरी से आ रही है, और ये ब्लड लेकर जा रही है, और लेकर जाने के बाद ये आगे जाके ऐसे गुच्छा बना देती है जिसको हम ग्लोम्युलस कह रहे हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो जो आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है ना, उसको हम कहेंगे एफरेंट। ए जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ए जो है उससे जो आ रही है उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ए आ रहा है ना, पहले तो समझ लो ए का काम है ब्लड को लेके आना, फिर आता है ई यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल, इसका काम है ग्लोम्युलस से ब्लड को लेकर जाना। यानी कि अगेन समझो, ये जो है आपके पास ये है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल के पास ये आ रही है एक आर्टरी जिसको हम कह रहे हैं एफरेंट आर्टरी। ये आर्टरीज के पास आके ऐसे कर्ल हो रही है, ये यहाँ से भी आई और ये देखो ऐसे कर्ल हो रही है। कर्ल होने के बाद ये आर्टरी ऐसे आ रही है, ठीक है। ये जो ऐसे आ रही है ना, इसको हम कह रहे हैं एफरेंट। क्या कह रहे हैं, एफरेंट। और जो ये आर्टरी ग्लोम्युलस से बाहर आ रही है ना, देखो ये वाला जो गुच्छा आएगा कैपिलरी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस नेटवर्क को हम कह रहे हैं ग्लोम्युलस। इस ग्लोम्युलस से जो आ रही है उसका नाम है इफरेंट। क्या नाम है उसका, इफरेंट। इफरेंट जो है वो फिर आगे जाकर पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटेगी और उस 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जो निकल के आ रही है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रही है, एक लूप ऑफ हेनले की तरफ जाकर ये देखो ऐसे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो ये वाली जो ट्यूब हैगी, ये जो जा रही है, क्या नाम है इसका अपना, ये जो इफरेंट आर्टरी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई ना। एक तो लूप ऑफ हेनले के गिर्द लिपट के आ रही है यहाँ पर, जिसको हम कह रहे हैं वाजा रेक्टा। और एक जो है ये पहले लिपटी इसके गिर्द, किसके गिर्द लिपटी, अपना जो वो थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके गिर्द। फिर वहाँ से सीधा गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटी। लिपटने के बाद दोबारा से लूप ऑफ हेनले के पास जो वेन आ रही ना उसके साथ यहाँ पे मिल गई। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये भी घूमता हुआ किसके पास आ रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट पर आ रहा है। तो ये पॉइंट है ना, ये रीनल वेन का है, सही है। यहाँ जो आ रहा है ये रीनल आर्टरी है, ये जो जा रहा है वो रीनल वेन है। ये जो रीनल आर्टरी है ना, समझो ऐसे समझो, ये थी बेसिकली रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी आ रही थी, आते आते ही चली गई एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल से गई ग्लोम्युलस से, ग्लोम्युलस से इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोबारा वो जो वाजा रेक्टा है ना लूप ऑफ हेनले के गिर्द, उसके पास गई और उससे बाहर आ गई। अब जो बाहर आ रही है ना, फिर जिस वेन में जाएगी ये, तो वो कहलाएगा रीनल वेन। समझ आई बात, क्लियर हो रही है? काश हो जाए वरना मैं दोबारा समझाऊंगी यार। तो हम यहाँ पे आ जाओ। ब्लड सप्लाई होता है ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन में, स्टार्ट होता है एफरेंट आर्ट्रियोल में। और एफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से आ रही होती है, रीनल आर्ट्रियोल से। ये एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है। और ये कहाँ जाती है, ग्लोमेरुलस में जाती है कि ब्लड जो है लेकर जाती है ग्लोमेरुलस के पास। फिर वहाँ से ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ गया यार, स्लाइड खा ली मैंने, जाने भाई, बहुत अच्छा काम किया मैंने, स्लाइड ही खा ली है एक। स्टूडेंट्स 1 सेकंड मुझे देगा, मैं बुक लेके आ जाऊँ।
सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलिएगा। बुक खुलवाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि बुक से मैं कोई पार्ट मिस नहीं करी। बस 3 लाइन से बुक की जो मैंने इसके अंदर नई पिक्चर में डाल सकी। देखो फिर ये आ रहा है कि इफ्रेंट आर्टियोल जो कैपिलरी ट्यूब में खुल रही है और फिर पेरिटिबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा का ही लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड ईयर आप ये सब पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। मैट्रिक के स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ आया है? कोई भी मसला हो मुझसे पूछ लेना। अब आ जाओ आगे। ये देखेंगे मैंने खुद ने बनाया था नेफ्रॉन का, जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि ये देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आ रही है, फिर ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस में जा रही है, ग्लोमेरुलस से देखो एफरेंट में जा रही है। एफरेंट में जाने के बाद ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हिस्सा जो है वो तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जा रहा है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जा रहेगा। ठीक है, और एक हिस्सा ये जो कहाँ पे आ रहा है, जो लूप ऑफ हेनले के पास आ रहा है। ठीक है, अब मैंने ना इनको आपस में जोड़ा नहीं है, मैंने असल में आसानी के लिए बनाया ना, तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं भेज दूँगी ये भी आप लोग को भी, मैट्रिक वालों, ये सब आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये असेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा जी आ जाइए अब ज़रा क्लास मैट्रिक की तरफ आते हैं। ठीक है भाई, अब आप लोगों को समझाती हूँ। अब आपको समझ आएगा कि आप लोगों को सेकेंड ईयर से पढ़ाने का मकसद क्या था। देखो बोमेंस कैप्सूल जो है, हर नेफ्रॉन स्टार्ट किससे होता है? बोमेंस कैप्सूल से। बोमेंस कैप्सूल आपको पता है कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कपलाई की स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये देखो ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है क्लास, तो आपको दिखानी है ग्लोमेरुलस है। फिर जो फिल्टर ब्लड है ना वो ग्लोमेरुलस बॉडी में से आता है, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉडी। देखो पहले तो ऐसा ब्लड आ रहा है जो अनफिल्टर्ड है, जो फिल्टर नहीं हुआ हुआ, वो फिल्टर नहीं हुआ हुआ ब्लड किस में जा रहेगा? इसमें जा रहा है, ग्लोमेरुलस में जा रहा है। और ये जो जा रहा है ना ग्लोमेरुलस में, अनफिल्टर ब्लड टू ग्लोमेरुलस फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर से एक ऐसा ब्लड आ रहा है जो फिल्टर नहीं हुआ हुआ, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, नाइट्रोजीनस वेस्ट वगैरह मौजूद है, तो वो किस में जा रहेगा? वो जा रहेगा ग्लोमेरुलस में। फिर वो ग्लोमेरुलस में से किस में जाता है? फिर वो जाएगा इफ्रेंट आर्ट्रियोल में, फिल्टर्ड होकर थोड़ा सा, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे फ़िल्टर होता है। मेन बात देखो जो मैंने आपको बताया था, जो ब्लड को लेकर आ रही है, यहाँ से देखो यहाँ पे बताया ना ब्लड को लेकर आया जा रहा है, तो ये क्या है? एफरेंट। ठीक है, और ये जो ब्लड को यहाँ से लेके जा रही ग्लोमेरुलस से, ये क्या है? इफ्रेंट। अच्छा, कुछ बुक वाले क्या करते हैं कि वो इसको ऐसे बनाते कि वो कहते हैं ये एफरेंट है, ठीक है, और ये इफ्रेंट है, यानी कि ब्लड आया, आने के बाद ग्लोमेरुलस से इफ्रेंट में गया, इफ्रेंट ऐसे ट्यूब्स के गिर लिपटी विपटी और यूँ करके ये आ गई। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, वो डायग्राम बनाने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 पेंसिल पकड़ा दूँ और मैं बोलूँ मैंने स्टेयर 1 के ऊपर जो है वो ब्लू कलर की पेंसिल रखी है, और स्टेयर जो दूसरी नंबर की सीढ़ी है उसके ऊपर रेड कलर की पेंसिल रखी है। अब कोई बच्चा जाता है वो रेड वाली पेंसिल को पहले वाले उस पर रख दे और ब्लू वाली को बाद वाली पर रख दे, तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो ये समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, बस आपको बस मेन बात याद रखनी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि देखो कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? उसके अंदर मौजूद होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और मेडुला जो होता है उसके अंदर आपका क्या मौजूद होता है? लूप ऑफ हेनले। तो अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो कहाँ पर होती है? कि वो कॉर्टेक्स में होती है। सही, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है यूँ लिपट जाना, गुच्छा सा बना लेना ऐसे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो किस में खुलता है? वो खुलता है एक कॉइल ट्यूब के अंदर, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, जो किस में जाती है? जो फिर मेडुला में जाती है, लूप ऑफ हेनले बन के। फिर वो लूप ऑफ हेनले जो होता है ये मेडुला में इंटर हो जाता है, एक ट्यूब होती है जो इंटर होती है मेडुला में, सही है, और यू शेप बनाती है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और फिर बाहर आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, फंक्शन देखो अब न्यूरॉन के, अब आपको समझ आएगा क्लास मैट्रिक एफरेंट डिफरेंट समझाने का क्या मकसद है। रीनल आर्टरी जो होती है वो जब किडनी में जाती है तो वो क्या होता है? वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है द ब्लड इंटर द किडनी बाय रीनल आर्टरीज गोर्स इनटू एफरेंट आर्ट्रियोल। जो ब्लड होता है रीनल आर्टरी से वो किस में जाता है? वो जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में। एक एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है ना वो फिर क्या करती है? वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, किसके अंदर? बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? माल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल।
कॉर्पस थोड़ा सा मुझे सांस लेने का मौका दें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि देखिए रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा एफरेंट आर्टियोल से, एफरेंट आर्टियोल से जाएगा क्या कहते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में, बोमेंस कैप्सूल में जाने के बाद, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के हम लोग मार्फिजन बॉडी या रीनल कैप्सूल कहते हैं। ब्लड जो होगा वो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलेगा एक और आर्टरी के ज़रिए, जिसको हम इफरेंट आर्टियोल कहते हैं, और वो इफरेंट आर्टियोल जो है वो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगा और सराउंड करेगा नेफ्रॉन को। ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये लूप ऑफ हेनले के गिर्द सराउंड होंगी, ठीक है, वेन्यूल बनाएंगे यानी वेजा रेक्टा जो है वो बनाएंगी, विच अल्टीमेटली जॉइंट्स टू फॉर्म अ रीनल वेन, जो बाद में जाके रीनल वेन में खुल जाएंगी, ठीक है। अब समझ आया। क्लास मेट्रिक आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है जितनी उन बेचारों के बुक में सेकेंड ईयर वालों के, लेकिन अगर आप लोग इतनी डिटेल में पढ़ोगे ना उसका फ़ायदा आप लोग को ही है। फ़ायदा ये है कि आगे जाके समझ अच्छा आएगा। जैसे आप लोग के सब कुछ समझाएगा, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब नहीं समझाएगा, लेकिन अब देखना, अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ोगे ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब आएगा। यहाँ तक क्लास मेट्रिक और क्या नाम है अपना सेकेंड ईयर दोनों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को अभी समझाया गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिनरी सिस्टम। अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, दोनों से मुखातिब हूँ। कौन दोनों? ये जो हमारी क्लास है मैट्रिक और क्लास सेकेंड ईयर, दोनों देखो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन, दोनों एक ही बात है। मतलब अब हम देखेंगे कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी, वो भी तकरीबन 1 घंटे का ही होगा, सही है। यहाँ तक के लिए मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, पानी वानी पी लूँ, फिर आप लोगों को इसको कंटिन्यू करवाती हूँ।